हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमने नई बुक शुरू की थी। एक वीडियो एमडी सर ने बनाई थी, आपने देखी होंगी वो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी बुक है हमारे अतीत भाग 2 यानी इतिहास की। तो इसमें बच्चों जो समय बीत चुका है, जो बहुत पहले गुजर चुका है, उस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे लिखने की शुरुआत हुई, कैसे क्या कब कहाँ किस सिस्टम से हुआ। तो देखिए, ध्यान से सुनते रहिएगा। हम मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे पूरा। अगर हम लेसन करने लगे तो इसकी बहुत सारी वीडियो बनेगी। मेन जो चीज़ें इसमें है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आप लेसन पढ़ोगे, रीडिंग लेओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं कि इतिहासकार कौन होता है बच्चों? इतिहास को लिखने वाला। अब आप सोचोगे कि क्या वो उस समय थे जो उनको सारा कुछ पता है? नहीं बच्चों, जो राजा महाराजा थे या जो भी पहले समाज था उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई चीजें, उनको हम पुरावस्तु कहते हैं। उसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके बेस पे इतिहास लिखा जाता है। तो देखिए, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था? अतीत के अंदर आज हम विदेशी किसको कहते हैं? जो दूसरे देश से आए, हमारे देश का ना हो। परंतु अतीत में यानी कि पहले इतिहास में, हमसे बहुत साल पहले लोग विदेशी किसको कहते थे? ऐसे नागरिक को जो उनके समाज का नहीं होता था, यानी कि जो उनके जैसा नहीं होता था, उनके इलाके का नहीं होता था, उनकी जैसी भाषा का, उनका रहन सहन का नहीं होता था, उसे विदेशी कहा जाता है। आज क्या हमारे रहन सहन ना होने वाले, जैसे कोई तमिलनाडु का आ जाए, हम उसको विदेशी कह देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे देश का है। परंतु इतिहास में ऐसे लोगों को विदेशी कहा जाता था जो उनसे मेलजोल नहीं रखता था, कोई भी अजनबी व्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो इतिहासकारों को स्रोत कहाँ से मिलते हैं? वो राजाओं के बारे में जानकारियां उन राजाओं के द्वारा लिखाए गए शिलालेखों, यानी कि जो पिलर्स होते थे, जो उनके बारे में वो अपनी जानकारियां लिखवाते थे, उनके द्वारा बनवाए गए महलों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से पता लगाया जाता है कि उस समय किस प्रकार की शैली थी, किस प्रकार के भवन बनते थे। तो इतिहासकार इन्हीं सामग्रियों का बच्चों प्रयोग करते हैं। अभिलेखागार क्या होता है बच्चों? एक ऐसा स्थान जहां पे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अब आप वो दस्तावेज सुनो पहले क्या होता है। देखिए, जो कागजात सरकारी काम में, या आप कह सकते हो उस समय राजा महाराजा के शासनकाल में जो सामग्री प्रयोग की जाती थी वो दस्तावेज थे। पांडुलिपियां, उस समय कागज नहीं होते थे बच्चों। पांडुलिपि का मतलब होता है ताड़ के पेड़ के पत्ते, उनके ऊपर हाथ से लिखी गई चीजें, यानी हस्तलेख, हाथों द्वारा लिखे गए लेख, उन्हें हम पांडुलिपियां कहते हैं, जो ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी। उनको जिस स्थान पे रखा जाता था, एक राष्ट्रीय, जैसे अब भी राष्ट्रीय संग्रहालय होते हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर की चीजें रखी जाती है, तो उन्हीं पांडुलिपियों की रख के जिस स्थान पे रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है, जिसमें सरकारी लेन देन, पुराने रिकॉर्ड, ब्यौरे वगैरह होते थे। उस समय छापे खाने नहीं होते थे बच्चों, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। आज तो हम एक किताब छापते हैं, उस किताब को हम प्रेस पे कितनी किताबें छपवा सकते हैं। परंतु पहले क्या होता था, मान लो मैंने कुछ लिखा है एक पेज पे, तो उसको अगर हमें दूसरे पेज पे चाहिए तो हमें हाथ से ही लिखना पड़ता था। तो आप सोच सकते हो, नकल नवीश क्या होते हैं बच्चों? जो उस लेख को देख के दूसरे पेज पे उतारे, उसकी मतलब कॉपी करे, अपने हाथ से लिखे, वो नकल नवीश होते हैं। ठीक है, अब तो प्रिंटिंग से हम वैसे के वैसे छाप सकते हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, जो हमने लिख रखा है वैसा ही लिखा जाएगा। परंतु पहले क्या होता था, किसी ने हाथ से लिखा है, दूसरा बंदा उसे अपने हाथ से लिखेगा, तो कई बार ऐसे होते हैं कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लिखा हुआ है, यानी कि उसको अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो ऐसे लिख देते थे, और धीरे धीरे क्या होता था बच्चों, एक पांडुलिपि को फिर अगला लिखेगा, अगले को देख के अगला लिखेगा, तो वो थोड़े शब्द गायब कर देगा या कुछ नया जोड़ देगा। ऐसे ऐसे प्रत्येक व्यक्ति करता जाएगा। तो मतलब लंबे टाइम के बाद जो बाद में बनी हुई कॉपी को प्रति कहा जाता है इंग्लिश में, वो कॉपी और पहले वाली, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में मॉनिटर मैडम का देख के बोर्ड से उतारता है, तो उसको क्या होगा, कई बार उसे कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो वो पूछने की बजाय अपने हिसाब से लिख देता है, अभी यहाँ से लिखा होगा, यहाँ ये लिखा होगा। फिर दूसरा बच्चा उस बच्चे की कॉपी में से लिखता है, तो एक दो उसको समझ नहीं आते तो वो अपने हिसाब से लिख जाता है। तो लास्ट तक आते आते कई बार उनके अर्थ भी
समझ में नहीं आते, यानी कि छोटे मोटे बदलाव वो अपने हिसाब से उनमें कर देते हैं। नकलनवीस और लिपिक उनको कहा जाता है जो पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। पांडुलिपि जो सबसे पहले किसी इंसान ने अपने हाथ से लिखी है, उसको देखकर कोई दूसरा उस जैसी कॉपी बनाए, उसे प्रतिलिपि कहा जाता है। वो लिखते हैं नकलनवीस या फिर लिपिक। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं लिखते लिखते। पांडुलिपि की प्रति बनाते वक्त लिपिक अपने हिसाब से उनमें फेरबदल कर देता है और कई सालों बाद उन शब्दों का मूल रूप ही बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं। पांडुलिपियों को सबसे पहले लिखा जाता था, फिर उनको सजाया जाता था, बाहरी आवरण दिया जाता था। तो कई बार उनमें सुनहरे शब्दों का, यानी कि सोने की शाही का या कुछ अन्य धातुओं का प्रयोग करके भी उनको नुकीला और शानदार बनाया जाता था, जो प्रतिकृतियां लिखी जाती थी। ठीक है बच्चों, ये हमने जान लिया इस लेसन में। मेन चीजें आपकी यही है। एक हम बताते हैं कि लोगों में जो है गतिशीलता बढ़ी थी, नए सामाजिक जीवन उत्पन्न हुआ था। लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, आदान प्रदान करने लगे थे चीजों का, तो वो झुंड में यात्राएं करने लगे थे। पहले क्या है, यात्रा करना बहुत जोखिम का काम होता था। कारण, अकेला व्यक्ति अगर किसी जंगल को पार करता था तो जंगल में रहने वाले जानवर उसको खा जाते थे, या फिर लुटेरे रास्ते में उनको लूट लेते थे। इन्हीं लुटेरों से और उन जानवरों से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, झुंडों में रहने लगे। और जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो झुंडों में ही जाते थे। फिर देखो बच्चों, इनमें बहुत सारे समुदाय आए। एक समुदाय था राजपूत समुदाय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का बेटा। ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। क्षत्रिय माना जाता है कि हमारा समाज जो है 4 भागों में बंटा हुआ था पहले। क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। वैश्य सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय के अंदर आते थे राजपूत जो युद्ध करते थे। ठीक है, ये एक प्रकार की जाति होती है बच्चों, जिसको आज भी आप देखते होंगे, आपने देखी होंगी। तो वो राजा होते थे और उन्हीं के जो दरबार में चारण होते थे। चारण भी एक जाति होती है बच्चों, जो उन राजपूत राजाओं की वीरता का गुणगान करती थी। जैसे ही वो युद्ध में जाते थे तो वो चारण उनके साथ जाते थे, उनके बाहुबल का, उनके पराक्रम का वो क्या करते थे, गुणगान करते थे। और इसी प्रकार राजपूतों की वीरता को लिखने के लिए भी ये चारण प्रसिद्ध थे। ठीक है, और बहुत सारी जातियों का बाद में उदय हुआ था। देखो, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये भी उसी समय के कुछ अंतराल के बाद उत्पन्न हुई जातियां हैं। मुख्यतः लिपिकों और मुंशों का कार्य करने वाली जाति ये रही थी, मराठा, सिख, जाट और अहोम। और सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व होता था क्षत्रियों पे, जो युद्ध करते थे, जो सेना में होते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इसमें देखा कि किस प्रकार समय के साथ बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, और कई बार एक लेखक अपने ही वृत्तांतों को दोबारा बदल देता था, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी का नाम भी आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार मतलब धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, नई नई जातियों का उदय होता गया, नए नए राज्यों का विस्तार होता गया, और इस प्रकार एक लिखने की कला की भी शुरुआत उस समय में मानी जाती है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम क्षेत्र और साम्राज्य पढ़ेंगे और कुछ धर्मों की जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे।